नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग LMRC मेंटेनर फिटर एग्जाम 2016 के पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह 16 मार्च 2016 का ये पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन था टेक्निकल एप्टीट्यूड का, ये फिटर का पेपर है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वी ब्लॉक इज यूज्ड इन द वर्कशॉप टू चेक। वी ब्लॉक वर्कशॉप में किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है राउंडनेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वर्क, यानी किसी बेलन की गोलाई मापने के लिए। सरफेस रफनेस यानी कि सतह की दक्षता, यानी कि रुक्षता होगा, ये दक्षता नहीं होगा, ये रुक्षता होगा। तो सतह की रुक्षता मापने के लिए। सी है यहाँ पर टेपर आने जॉब। इसका डी है आपका टर्नेस ऑफ फ्लैट सरफेसेज, यानी कि समतल सतह की वास्तविकता की जांच के लिए। तो देखिए, वी ब्लॉक द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि किसी बेलन की गोलाई को मापते हैं, यानी कि राउंडनेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वर्क। यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, बेवल प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर। बेवल प्रोटेक्टर किस लिए उपयोगी है? तो देखिए, जो बेवल प्रोटेक्टर होता है, इसका यूज हम लोग कोण मापने के लिए करते हैं। तो बेवल प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। तो कोणीय मापन के लिए हम लोग बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द लिस्ट काउंट ऑफ ए मैट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैचिंग विथ 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.5 mm इच। कह रहा है यहाँ पर किसी मैट्रिक वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम माप क्या है जिसके वर्नियर स्केल के 25 भाग मुख्य स्केल के 24 भागों के बराबर है। मुख्य स्केल का एक भाग 0.5 mm है। तो देखिए यहाँ पर जो है, इसको सॉल्व करने के लिए जो करेक्ट आंसर आएगा ये आपका 0.02 mm आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मीट्रिक प्रणाली के वर्नियर कैलिपर की मुख्य स्केल का जो एक भाग दिया है वह 0.5 mm दिया है, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा ही है। और कह रहा है कि जो मुख्य स्केल का जो भाग है वह 0.5 mm है। एक भाग यही जो ऊपर वाला दिया है वही तो है 0.5 mm। फिर हमें पता है कि एक भाग इक्वल टू 24 भाग यहाँ पर दिया गया है। मुख्य स्केल के कह रहा है ना कि जिसके वर्नियर कैलिपर के 25 भाग मुख्य स्केल के 24 भागों के बराबर हैं, तो यही दिया गया था। तब एक भाग का मान 24 भाग दिया है, तब 24 भाग है तो एक भाग का मान हमें पता है 0.5 है। यहाँ पर 0.5 रखेंगे तो ये हमारा 12 mm आ जाएगा। अब जब 12 mm आ जाएगा तो वर्नियर स्केल के 50 भाग अगर बात करें तो 50 भाग में आ गया आपका 12 mm। और इसके बाद वर्नियर स्केल का एक भाग इक्वल टू 12 भागा 50 यानी कि 0.48 mm आ जाएगा। फिर सूक्ष्म माप इक्वल टू एक मेन स्केल माइनस एक भाग वर्नियर स्केल। तो 0.5 में से 0.48 घट जाएगा तो 0.02 mm आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ए स्केल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन ग्रेजुएशन इन इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ दैट ग्रेजुएशन इज कॉल्ड। एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपाती हो तो वह स्केल क्या कहलाती है? तो वह स्केल कहलाता है हमारा लीनियर स्केल। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन मान के समानुपाती हो तो वह रेखीय स्केल कहलाती है, यानी कि लीनियर स्केल कहलाती है। एक रेखीय पैमाना पर एक लाइन है जो बराबर भागों में बांटा जाता है। यह एक नक्शे पर एक विशेष दूरी और पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए नक्शे का प्रयोग किया जाता है। और यह एक रेखीय पैमाना एक भी बार पैमाने पर पट्टी या ग्राफिक पैमाना कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज मोस्टली। तो देखिए, जो सोल्डर होता है इसका गलनांक कितना होता है? तो आपको भी पता होगा कि जो सोल्डर होता है इसका गलनांक होता है 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो प्रायः जो भी सोल्डर होता है उसका गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। और इसके जोड़ का जो तनाव सामर्थ्य होता है यह लगभग 500 से 700 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 50 मेगापास्कल से 70 मेगापास्कल तक होता है। और इस जोड़ में जोड़ी जाने वाली धातु को सामान्यतः गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें बिरोजा और जिंक क्लोराइड गालक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग की कौन सी विधि नहीं है? फर्नेस सोल्डरिंग, वेल्ड सोल्डरिंग, इंडक्शन सोल्डरिंग, रेजिस्टेंस सोल्डरिंग। तो आपको पता होगा कि इन सब में जो सोल्डरिंग की विधि नहीं है वह होता है वेल्ड सोल्डरिंग।
तो सोल्डरिंग से अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, वहाँ पर हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वेल्डिंग के बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेंगे, पूरे सीरीज लगभग 250 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसे देख लें ज़रूर। तो जो वेल्डिंग विधि नहीं है वह वेल्ड सोल्डरिंग है। तो वेल्ड सोल्डरिंग जो होता है यह वेल्डिंग की विधि या सोल्डरिंग की विधि नहीं है। तो वेल्ड सोल्डरिंग की विधि नहीं है। यह जोड़ 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनाए जाते हैं। इसके द्वारा जोड़ी जाने वाली धातु को सामान्यतः गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। 7वां क्वेश्चन है, ए कॉमन फ्लक्स यूज्ड इन ब्रेजिंग ऑपरेशन इज। ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः उपयोगी फ्लक्स कौन सा होता है? सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, बोरेक्स। तो ब्रेजिंग प्रक्रिया में जो सामान्यतः फ्लक्स यूज किया जाता है वह बोरेक्स रहता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोरेक्स। 8वां क्वेश्चन है, सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग ऑपरेशन आर यूजुअली। सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर सामान्यतः किस मिश्र धातु के बने होते हैं? लेड एंड ब्रास, टिन एंड लेड, आयरन एंड कार्बन, टिन एंड कॉपर। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला जो सोल्डर होता है वह पीबी प्लस एसएन से मिलकर बना होता है। तो पीबी प्लस एसएन यानी कि लेड और टिन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर इस 6 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू सोल्डर। किसको सोल्डर करना कठिन होता है? निकिल, कॉपर, सिल्वर, ब्रास। तो देखिए, जिसको सोल्डर करना कठिन होता है वह रहता है हमारा निकिल। तो निकिल को क्या है कि सोल्डर करना कठिन होता है क्योंकि यह एक प्रकार का अशुद्ध अलौह धातु है और इसका रंग कुछ सफ़ेद होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके ऊपर नमी का असर नहीं होता है, इसलिए इसको स्टील में मिलाकर एलॉय बनाते हैं और इस पर जंग नहीं लगता है। 10वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लेम इज नॉट यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो देखिए, जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होता है उसमें कौन सा ज्वाला उपयोगी नहीं होता है? तो देखिए, जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है उसमें आपका 3 तरह के ज्वाला होता है। एक ऑक्सीडाइजिंग, इसके बाद होता है आपका कार्बोराइजिंग, इसके बाद एक होता है आपका न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो नहीं होगा तो आपका कौन सा नहीं होगा? नाइट्रोजन फ्लेम नहीं होगा। तो 10 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात 1 होता है और इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम, एसिटिलीन की मात्रा कम होती है और कार्बोराइजिंग में आपका एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द एसिटिलीन सिलेंडर कैन जनरली होल्ड अप टू व्हाट क्वांटिटी ऑफ गैस। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एसिटिलीन सिलेंडर में सामान्यतः किस मात्रा में गैस भरी जाती है। तो देखिए, ये जो गैस भरी जाती है यह 10 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 1.5 मेगा पास्कल, यानी कि 1.5 मेगा पास्कल दाब पर 10 मीटर क्यूब की गैस भरी जाती है एसिटिलीन सिलेंडर में। अब हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, फॉर यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन पैदा की जाती है किससे? ऑप्शन है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एयर, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, फिर लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन पैदा की जाती है यह पैदा की जाती है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन को हवा के ध्रुवीकरण से बनाया जाता है। ऑक्सीजन की सिलेंडर में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 मेगा पास्कल के दाब पर ऑक्सीजन भरी जाती है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज ए टाइप ऑफ। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन है डिफ्यूजन वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग। यहाँ पर देखिए गलत लिखा है इंग्लिश, यहाँ पर रहेगा फ्यूजन वेल्डिंग। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग यहाँ पर रहेगा आपका फ्यूजन वेल्डिंग। यहाँ पर हिंदी सही लिखा है, इंग्लिश गलत हो गया है, तो इससे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है इस विधि में वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को पिघलाने तक गर्म किया जाता है। मेटल की कमी की आवश्यकता अनुसार फिलर रॉड को पिघलाकर पूरा किया जाता है।
और इस प्रकार के वेल्ड मेटल तथा फिलर मेटल आपस में फिलर रॉड के द्वारा ही मिक्स कर दिया जाता है। जब यह पिघली धातु ठंडे होकर ठोस रूप लेती है तो मजबूत वेल्ड जोड़ बनाती है। तो यहाँ पर हमारा फ्यूजन वेल्डिंग सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में क्या होता है? तो देखिए जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होता है इसमें होता है क्या कि जो एसिटिलीन गैस का वाल्व यहाँ पर है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ऑक्सीजन गैस वाल्व पहले खोला जाता है तथा एसिटिलीन गैस वाल्व बाद में खोला जाता है। दूसरा यहाँ पर कि एसिटिलीन गैस का वाल्व पहले खोला जाता था, ऑक्सीजन गैस वाल्व बाद में खोला जाता है। सी कह रहा है दोनों एसिटिलीन गैस वाल्व तथा ऑक्सीजन गैस वाल्व एक साथ खोले जाते हैं। डी कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसिटिलीन वाल्व पहले खोला जाए कि ऑक्सीजन वाल्व पहले खोला जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो होता है इसमें जो एसिटिलीन गैस का वाल्व होता है यह पहले खोला जाता है तथा ऑक्सीजन गैस वाल्व बाद में खोला जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग मेथड इज आल्सो नोन एज। वाम हस्त यानी कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग जो होता है उसको हम लोग किस दूसरे नाम से जानते हैं? ऑप्शन है बैकवर्ड वेल्डिंग, फॉरवर्ड वेल्डिंग, राइटवर्ड वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग। तो जो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग मेथड होता है इसको हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉर हेड वेल्डिंग। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाए। इसे फॉरवर्ड या फोर हेड वेल्डिंग भी कहते हैं। यह वेल्डिंग दाएं सिरे से शुरू होकर बाएं सिरे की ओर चलती है। फिलर रॉड वेल्ड लाइन से 30 डिग्री से 40 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें फिलर रॉड तथा गैस की खपत ज़्यादा होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है द गैस फ्लेम कंटेनिंग रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन एसिटिलीन इज कॉल्ड। एसिटिलीन की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर ज्वाला कैसी बनती है? कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नाइट्राइडिंग फ्लेम। तो एसिटिलीन की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर जो ज्वाला बनती है वह जो रहता है ज्वाला वह हमारा बनता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यानी कि आपका जो एसिड यहाँ पे कह रहा है कि एसिटिलीन की मात्रा कम है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जब एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, और जब दोनों की मात्रा समान होती है वह हमारा न्यूट्रल फ्लेम होता है। और नाइट्राइडिंग फ्लेम तो फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है इसमें होता ही नहीं है नाइट्राइडिंग फ्लेम। 17 नंबर का क्वेश्चन है अब द ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूस्ड ए हाईएस्ट फ्लेम टेम्परेचर ऑफ। गैस वेल्डिंग में उपयोगी ऑक्सी एसिटिलीन गैस से उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान कितना होता है? तो देखिए इसका जो उच्चतम तापमान होता है यह 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3200 डिग्री सेल्सियस। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी कार्यखंड के पदार्थ की मोटाई mm में टी है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला से उसे वेल्ड करने के लिए चयन की गई वेल्डिंग रॉड का व्यास डी ज्ञात करने का संबंध कौन सा? यानी कि आपको फार्मूला बताना है कि वो फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा इसका जो फार्मूला आता है वह ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है कि डी इक्वल टू टी बाई 2+1 होता है mm में। इसके बाद जो ये जो आता है ये आपका mm में आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है पिट फर्नेस इज आल्सो नोन एज। पिट फर्नेस का नाम और दूसरा क्या है? तो देखिए जो पिट फर्नेस होता है इसका दूसरा नाम होता है क्रूसिबल फर्नेस। तो क्रूसिबल फर्नेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब छोटी कास्टिंग बनानी हो तथा विभिन्न धातु की ढलाई एक ही फाउंड्री में करनी हो तो धातु को गलाने के लिए जिस पात्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्रूसिबल कहते हैं तथा भट्ठी को क्रूसिबल भट्ठी कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्रूसिबल फर्नेस के बारे में। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है फॉर मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन द कॉमनली यूज्ड फर्नेस इज। कास्ट आयरन को गलाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का फर्नेस यूज किया जाता है? पिट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, आर्क फर्नेस, रोटेटरी फर्नेस। तो कास्ट आयरन को गलाने के लिए हम लोग जो
कास्ट आयरन जो होता है ये हमारा क्यूपोला फर्नेस में होता है। तो यहाँ पर 20 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस। 21 नंबर क्वेश्चन है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर अंडर प्रेशर enters the cupola furnace from the air chamber through opening which are called। दाब युक्त वायु की जरूरी मात्रा वायु कक्ष से क्यूपोला फर्नेस में द्वारा होती है तो प्रविष्ट होती है, तो यह किसके द्वार कहलाते हैं? लिम्स, स्प्रू, ट्वियर्स, राइजर्स। तो देखिए जो वायु प्रवाहित किया जाता है यह हम लोग वायु प्रवाहित करते हैं ट्वियर्स के द्वारा। तो देखिए जो हम लोग भट्ठी में एयर का मतलब बाहर से एयर देते हैं वह ट्वियर की सहायता से देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, द राट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमेल्टिंग पिग आयरन इन। राट आयरन प्राप्त करने के लिए पिग आयरन को किस में पिघलाया जाता है? तो राट आयरन प्राप्त करने के लिए पिग आयरन जो होता है इसे हम लोग पिघलाते हैं पुडलिंग भट्ठी। तो अगर आपको राट आयरन जो अगर आपको बनाना है तो उससे हम लोग पुडलिंग भट्ठी में प्राप्त करते हैं, या पिग आयरन को गला करके राट आयरन प्राप्त करते हैं पुडलिंग फर्नेस में। राट आयरन मतलब होता है पिटवा लोहा, तो पिटवा लोहा हम लोग पुडलिंग भट्ठी में से प्राप्त करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस आपका कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस से होता है। तो आपको पता कोई कास्ट आयरन ये जो क्यूपोला फर्नेस है इससे हम लोग कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं, पुडलिंग भट्ठी से हम लोग पिटवा लोहा प्राप्त करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से, क्यूपोला फर्नेस कास्ट आयरन, पुडलिंग भट्ठी ये हमारा राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। तो ये तीनों भट्ठी आपको समझ में आ गया होगा कि किस में कौन कौन सा होता है। तो कास्ट आयरन जो होता है वह क्यूपोला फर्नेस याद रखना है आपको, पिग आयरन यानी जो कच्चा लोहा होता है वह ब्लास्ट फर्नेस से, पुडलिंग भट्ठी है ये हमारा पिटवा लोहा से। 23 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल हीटिंग टेम्परेचर फॉर फोर्जिंग लो कार्बन स्टील इज। लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग बनाने के लिए अत्यंत उचित तापक्रम क्या होता है? देखिए इसके लिए जो उचित तापक्रम होता है वह हमारा 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1300 डिग्री सेल्सियस। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड। चिल्ड कास्ट आयरन कहाँ पर बनाया जाता है? तो देखिए जो चिल्ड कास्ट आयरन होता है इसको हम लोग बनाते हैं पिघले कास्ट आयरन के शीघ्र शीतलन से, यानी कि बाय क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। यानी कि जो चिल्ड कास्ट आयरन होता है यह कास्ट आयरन का रोल, रेलवे, कैरेज व्हील, एनिमल्स आदि का निर्माण हेतु इन कास्टिंग की एक सतह यानी कि वांछित सतह को तीव्र गति से ठंडा किया जाता है तथा शेष भागों को मंद गति से ठंडा करते हैं। इस प्रकार हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज ए कम्बिनेशन ऑफ। स्टील बनाने की डुप्लेक्स प्रक्रिया संयोजन में क्या होता है? तो देखिए स्टील बनाने की डुप्लेक्स प्रक्रिया जो संयोजन होता है इसमें क्या किया जाता है कि एसिड बेसेमर तथा बेसिक ओपन हार्थ प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो यानी कि एसिड बेसेमर एंड बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस यूज किया जाता है, ये वही चीज़ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल इट टू बी ड्रा इनटू वायर्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ ए टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने के योग्य बनाता है क्या कहलाता है? तो देखिए अगर उसे हम लोग तार के रूप में खींचेंगे तो हमारा क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है, यानी कि तन्यता। तो तन्यता वह गुण होता है जिसके कारण हम लोग किसी पदार्थ को उसको तार के रूप में बना सकते हैं। तो यह हमारा डक्टिलिटी होता है। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा होता है? सोना होता है, आपको पता होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट्स मटेरियल टू बी रोल्ड आर हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। मतलब तन्यता का वह विशेष प्रकरण जिसमें पदार्थ को बेलन द्वारा या हथौड़े की चोट द्वारा
पतली शीट बनाने में बदला जाता है, क्या कहलाता है? देखिए, जब तार के रूप में करेंगे तो हमारा डक्टिलिटी कहलाता है। जब हम लोग पत्ती यानी कि शीट के रूप में करेंगे तो यह हमारा कहलाता है मैलिएबिलिटी। तो आप लोगों को याद में रखना है, मैलिएबिलिटी वह गुण होता है जिसके कारण किसी भी मटेरियल को हम लोग चद्दर के रूप में या चादर के रूप में या एक सरफेस के रूप में हम लोग पतली शीट के रूप में उसे बदल सकते हैं। तो ये हो गया। अगर उससे तार के रूप में बदलेंगे तो हमारा डक्टिल वहाँ पर तन्यता यानी कि डक्टिलिटी होगा। अगर ऐसे तार की तरह अगर एक बनाएंगे तो ये हमारा डक्टिलिटी हो जाएगा, तार की तरह डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी कि एक सरफेस की तरह अगर आप बनाएंगे तो यह आपका मैलिएबिलिटी का गुण होना चाहिए उसमें। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट। कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे क्या होता है? तो देखिए, कठोरता पदार्थ का वह गुण होता है जिससे क्या होता है कि दूसरी धातु को काटा जा सकता है, यानी कि कैन कट एन अदर मेटल। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को देखना है मटेरियल साइंस, ये मटेरियल साइंस के अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोगों को मटेरियल साइंस के बारे में देखना है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक, वीडियो का लिंक, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे क्या होता है कि दूसरी धातु को काटा जा सकता है, यानी कैन कट अनदर मेटल इजीली। 29 नंबर क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम। कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है यह होता है 1.7 से 4.5। अब हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यानी कास्ट आयरन डिजाइंड बाय FG 200 मीन्स दैट द, यानी कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन में FG 200 का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज 200 न्यूटन पर mm², यानी कि ग्रे कास्ट आयरन की न्यूनतम तनन सामर्थ्य जो होती है वह 200 न्यूटन पर mm² है। यही होता है आपका FG 200 का अर्थ। स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज, यानी कि स्टील जिसमें 0.15% तक कार्बन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह हमारा कहलाता है डेड माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डेड माइल्ड स्टील। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन ए स्टील कंटेनिंग मोर देन 0.8% कार्बन इज कूल्ड स्लोली बिलो द लोअर क्रिटिकल पॉइंट इज इट कंटेंस ऑफ। स्टील जिसमें 2 से ज़्यादा कार्बन हो, तो स्टील जिसमें ज़्यादा कार्बन हो उसे निम्न क्रांतिक क्रिटिकल बिंदु से नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वह क्या बनाता है? तो आपको पता होगा कि वह क्या बनाता है, वह रहता है हमारा पियरलाइट एंड सीमेंटाइट बनाता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है, पियरलाइट एंड सीमेंटाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्पात में सीमेंटाइट स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, बल्कि पियरलाइट जो होता है यह पदार्थ में मिश्रित होता है। पियरलाइट में 87% फेराइट और 13% सीमेंटाइट होता है, जिसमें से सीमेंटाइट जो एक रासायनिक पदार्थ होता है उसमें भी 14 भाग फेराइट और 1 भाग कार्बन का मिश्रण होता है। स्टील परिवर्तन शुरू तथा समाप्त होने के बिंदुओं को क्रिटिकल पॉइंट तथा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली की जो कड़ी होती है उसे हम लोग क्रिटिकल रेंज कहते हैं। द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील इज, सभी प्रकार के स्टील के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु कितना होता है? तो सभी प्रकार के स्टील के लिए जो क्रांतिक यानी क्रिटिकल पॉइंट होता है वह होता है 723 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 723 डिग्री सेल्सियस। 34 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील द स्पेसिमेन इज हीटेड। स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को गर्म कैसे किया जाता है? देखिए, इसको गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर तथा अचल वायु में ठंडा करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन नंबर में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूल्ड इन स्टील एयर,
उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर तथा अचल वायु में ठंडा करके हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर कास्टिंग इज। कास्टिंग के लिए उसमें उपचार हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया क्या कहलाती है? नॉर्मलाइजिंग, अनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग। तो कास्टिंग के लिए उसमें उपचार प्रक्रिया जो होती है वह हमारा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस। निम्न में से कौन सी केस हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं है? तो केस हार्डनिंग प्रक्रिया जो नहीं है वह होता है हमारा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। यहाँ पर वीडियो लंबा खींच रहा है, हमें थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, हम थोड़ा समझाएंगे आप कम। द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्डन्ड स्टील इज। कठोर स्टील को गर्म बनाने के लिए उसमें उपचार प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, नाइट्राइडिंग। तो कठोर स्टील को गर्म बनाने के लिए जो उसमें उपचार प्रक्रिया होती है वह कहलाता है हमारा टेम्परिंग। तो यहाँ पर 37 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेम्परिंग। 38 नंबर का क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल अनीलिंग इज टू। पूर्व तापानुशीतलन यानी कि जो अनीलिंग होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह इंक्रीज डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी यानी कि तन्यता तथा मशीन योग्यता को बढ़ाना है, यही होता है आपका अनीलिंग प्रोसेस। यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन है इन हार्डनिंग प्रोसेस द हाइपोयूटेक्टाइड स्टील इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूल्ड। कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा फिर ठंडा किया जाता है। तो क्या बनता है? ये होता है आपका सडनली इन ए सुटेबल कूलिंग मीडियम। उचित माध्यम में अचानक ठंडा करके हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके बाद अब है 40 नंबर का क्वेश्चन According to the Indian standard, the total number of tolerance grades are। यानी कि भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं? तो टॉलरेंस के 18 ग्रेड होते हैं, आपको भी पता होगा। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है व्हेन द डायमेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज 25 का अपर लिमिट जो है 0.035 है और जो लोअर लिमिट है -0.025 है। कह रहे हैं यहाँ पर टॉलरेंस क्या होगा, यानी कि टॉलरेंस यहाँ पर कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो टॉलरेंस आएगा वह 0. तो यहाँ पर जो हमारा टॉलरेंस आएगा वह हमारा 0.06 mm आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए जो अपर लिमिट दिया गया है, अपर लिमिट हमारा कितना है? प्लस में इसको थोड़ा दूर लिखें, 0.035 है, ये हमारा प्लस में है। फिर अगर माइनस अगर प्लस दोनों है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रेंज में अगर है तो ये माइनस वाला कितना है 0.025 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, इसका वजह 0.0, यानी कि 0.06 mm यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका नंबर सी। क्योंकि ये हमारा रेंज होता है, जो हमारा ये बेसिक साइज रहेगा, जैसे कि हमारा कोई बेसिक साइज है, इसके ऊपर कह रहा है इतना आप बना सकते हैं, इसके नीचे आप इतना बना सकते हैं। तो जो टॉलरेंस होता है यही मैक्सिमम और मिनिमम वाला होता है, ऊपर हमारा प्लस रहता है नीचे माइनस। तो इन दोनों के बीच के अगर हम लोग डिस्टेंस यही निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो ये आपको पता समझ में आ गया होगा। तो ये 25G हमारा बेसिक साइज है और यहाँ पर जो प्लस वाला 0.035 रहेगा और यहाँ पर ये जो है -0.025 है। तो यही दोनों के बीच के देखेंगे अगर हमारा गैप कितना है तो 0.06 mm आ जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है द यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस, द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन। टॉलरेंस की एक दिशा यानी कि यूनिलेटरल प्रणाली में टॉलरेंस कैसे दी जाती है? तो यहाँ पर जो दिया जाता है वह हमारा वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज होता है, यानी कि नॉमिनल आकार के एक ओर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए डायमेंशन इज कॉल्ड। बीमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? यह हमारा कहलाता है टॉलरेंस।
तो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर का जो होता है वह हमारा टॉलरेंस कहलाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्लॉट इन ए 25 mm कास्टल नट इज। 25 mm के केसल नट में स्लॉट कितने होते हैं? तो ये स्लॉट होते हैं 6 स्लॉट होते हैं। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। 45 नंबर क्वेश्चन है, ए लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ए। ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन अधिकतर उपयोगी है। केसल नट, सान नट, रिंग नट, जेम नट। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन अधिकतर जो उपयोग किया जाता है वह हमारा रहता है केसल नट। तो केसल नट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इन द डिजाइन ऑफ ए नट इज। नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा कौन सी होती है? पिच डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, हाइट। तो नट के अभिकल्पन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह रहता है हाइट। तो यहाँ पर नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा हाइट होती है। टेम्परेरी फास्टनिंग करने के लिए वोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग नट कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, ए हेक्सागोनल नट हैविंग सा कट हाफ वे अक्रॉस इट इज कॉल्ड। एक हेक्सागोनल नट जो सा कट हाफ वे हो क्या कहलाता है? सान नट, केसल नट, लॉक नट, ग्रूव नट। तो हेक्सागोनल नट जो सा कट हाफ वे होता है वह कहलाता है सान नट। तो सान नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्सागोनल नट जो सा कट हाफ हो सान नट कहलाता है। यह नट 6 पहलुओं वाला होता है जिसमें प्रायः स्टैंडर्ड साइड की वी आकार की चूड़ियाँ बनी होती हैं और इसके किनारे पर 30 डिग्री का चैम्पर किया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, द ग्रूव एंगल ऑफ द पुल्ली ऑफ रोप ड्राइव इज यूजुअली। यानी कि रोप ड्राइव के लिए पुली में ग्रूव का कोण सामान्यतः कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो रोप ड्राइव के लिए पुली में जो ग्रूव का एंगल होता है वह होता है 45 डिग्री। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी बेल्ट इज। यानी कि वी बेल्ट का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो आपको अभी पता होगा कि जो वी बेल्ट होता है इसका इंक्लूडेड एंगल 30 से 40 डिग्री होता है और इसकी जो काट होती है समलंब चतुर्भुज होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए शाफ्ट डायामीटर ऑफ 100 mm द नंबर ऑफ बोल्ट इन ए फ्लैंज कपलिंग शुड बी। शाफ्ट के 100 mm व्यास के लिए फ्लैंज कपलिंग में बोल्टों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए जो बोल्टों की संख्या होगी वह होगी 4। 51 नंबर क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट। दो शाफ्ट को जोड़ने वाली यूनिवर्सल कपलिंग उपयोग में लाई जाती है। तो ये जो उपयोग में लाई जाती है ये रहता है हमारा ऑप्शन है जो पूर्ण रूप से संरेखीय हो, जो पूर्ण रूप से संरेखीय न हो। इसके बाद है जिसके पार्श्व असंरेखीय हों, जिसके अक्ष एक छोटे कोण पर एक दूसरे को काटते हों। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल। यूनिवर्सल कपलिंग या सॉकेट कपलिंग का उपयोग ऐसे शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी अक्षें किसी कोण पर एक दूसरे पर मिलती हैं। शक्ति संचरण के समय यानी कि पावर ट्रांसमिशन के समय इन शाफ्टों का एक कोण स्थिर रह सकता है तथा दूसरा परिवर्तित हो सकता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल गाड़ियों में गियर, रियर एक्सल आदि बनाने में किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। कौन सा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है? ऑप्शन है जर्नल बियरिंग, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो नहीं होता है वह हमारा जर्नल बियरिंग होता है। बाकी बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और नीडल बियरिंग ये सब हमारे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होते हैं। और जनरल बियरिंग त्रिज्या साधारण बियरिंग को जनरल बियरिंग कहते हैं। शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग के अंदर रहता है जनरल बियरिंग कहलाता है और इन बियरिंग पर त्रिज्या भार क्रिया करता है जो घूमती शाफ्ट के अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबरूप होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग कैन टेक बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दीज बियरिंग ग्रेटर देन यूनिटी। निम्न में से कौन सी बियरिंग वहन करती है दोनों त्रिज्या एवं अक्षीय भार तथा जिसमें इन दोनों भारों का अनुपात इकाई से ज़्यादा होता है? तो वह हमारा होता है
टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, टेपर्ड रोलर बियरिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह त्रिज्यीय भार के साथ साथ अच्छी भार अधिक सहन कर सकती है। यह बियरिंग भी बॉल बियरिंग के समान ही है। अंतर केवल इतना होता है कि इनकी गोलियों के स्थान पर कई बेलन का प्रयोग किया जाता है। लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ पर अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग लेथ के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो लेथ बेड इज मेड ऑफ, लेथ बेड का कैसा बना होता है? तो जो लेथ बेड होता है यह बनाया जाता है चिल्ड कास्ट आयरन का। तो यहाँ पर कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, आपको भी पता होगा, बट यहाँ पर चिल्ड दे दिया है तो भी यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कास्ट आयरन यहाँ पर दिया नहीं है। तो चिल्ड कास्ट आयरन या कास्ट आयरन मतलब उसकी जो बॉडी होती है, जो बेस होता है, यह कास्ट आयरन से ही बनाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, द लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर नोन एज। लेथ के केंद्रों पर दिया गया टेपर संकोचकारिता क्या कहलाती है? चापमैन टेपर, मॉर्स टेपर, शार्प टेपर, ब्राउन टेपर। तो आपको पता होगा कि जो लेथ में टेपर दिया जाता है वह हमारा मॉर्स टेपर होता है। तो लेथ मशीन में जो भी टेपर रहता है सिर्फ और सिर्फ मॉर्स टेपर होता है, इसे आपको याद में रखना है। तो मॉर्स टेपर यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, ए मैंड्रिल इज यूज्ड टू होल्ड। मैंड्रिल का उपयोग किसको पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए हैवी वर्क, ए थिन वर्क, ए हॉलो वर्क, ए एन इसेंट्रिक वर्क। तो मैंड्रिल का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? ए हॉलो वर्क, यानी कि खोखले कारखंड को पकड़ने के लिए करते हैं। मैंड्रिल का प्रयोग कभी कभी पतले तथा लंबे कारखंड की बाहरी सतह पर मशीनिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें मशीनिंग छेद होता है, जैसे बुश, स्लिप और गियर ब्लॉक आदि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर इज। लेथ केंद्रकों के बीच की दूरी कितनी होती है? एंगल कितना होता है, सॉरी। तो द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर इज 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री होता है। लेथ सेंटरों के बीच की दूरी एंगल 60 डिग्री होता है। साधारण केंद्रक का उपयोग सामान्य कार्यों तथा क्रियाओं के लिए किया जाता है। रिवर्स केंद्रक में नोक के स्थान पर 60 डिग्री ही कोनिकल छेद होता है। इसका उपयोग कम व्यास तथा नुकीले सिरे वाले कारखंड को पकड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि लेथ सेंटर्स के बीच का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन द लेथ फार्म। लेथ के स्पिंडल की गति कैसी होती है? तो लेथ के स्पिंडल की जो गति होती है वह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि ज्यामितीय श्रेणी क्रम में होता है। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, द चक प्रिफर्ड फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्यूरेट सेंटरिंग फॉर ए जॉब इज। शीघ्र सेटिंग तथा वास्तविक सेंटरिंग के लिए उपयुक्त चक कौन सा होता है? तो ये जो चक होता है ये होता है कॉलेट चक। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। शीघ्र सेटिंग तथा वास्तविक सेंटरिंग के लिए उपयुक्त कॉलेट चक कहते हैं। यह कॉलेट चक द्वारा सुगमता से तथा कम समय में ही पकड़ा जा सकता है। कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज गियर फॉर कटिंग थ्रेड विथ ए पिच ऑफ 3 mm ऑन ए लेथ विथ लेड स्क्रू ऑफ 6 mm पिच। तो चूड़ी बनाने के लिए परिवर्तनीय गियर का अनुपात क्या होगा जब चूड़ी का पिच 3 mm तथा लीड स्क्रू पिच 6 mm है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1/2। कैसे आएगा? क्योंकि हमारा जो सूत्र होता है ये होता है कि वर्क के बटे लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू होता है, यानी कि 3/6 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 3/6। तो चूड़ी का जो पिच होता है उसके बटे यहाँ पर लीड स्क्रू होता है, तो P/S यानी कि 3/6 हो जाएगा। तो 3/6 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्क पीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस इज नोन एज। किसी कारखंड के व्यास को कम करना हो जब दी गई सतह बहुत सकरी हो, तब यह प्रचालन क्या कहलाता है? ऑप्शन है बोरिंग,
ग्रूविंग, चैम्फरिंग, टर्निंग। तो किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो जब दी गई सतह बहुत सक्रिय हो तो वह जो प्रचालन होता है या जो प्रोसेस होता है वह कहलाता है ग्रूविंग। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रूविंग। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत कम चौड़ाई में वर्कपीस का व्यास घटाया जाता है और खांचा प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग चूड़ी के अंत में कंधे के पास किया जाता है। बासठ नंबर क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ कटिंग एज ऑफ ए पार्टिंग ऑफ टूल वेरीज फ्रॉम। पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई जो होती है वह कितनी होती है? तो यह होता है 3 से 12 mm। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, ए जॉब ऑफ 20 mm डायमीटर इज बीइंग कट ऑन ए लेथ एट 350 RPM, द कटिंग स्पीड ऑफ जॉब इज। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक 20 mm व्यास के वर्कपीस को लेथ पर 350 RPM पर काटना है, तब काटखंड की गति क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं कटाई गति का, तो कटिंग स्पीड इक्वल टू होता है आपका πdn/1000 होता है। तो यही फार्मूला लगाएंगे जब हम लोग, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मीटर पर मिनट। तो उसे आप लोग लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब है 64 नंबर का क्वेश्चन, फॉर कटिंग डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड ऑफ पिच 1 mm ऑन ए लेथ, द थ्रेड कटिंग टूल शुड हैव ए फीड रेट ऑफ। लेथ पर डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड काटने के लिए जिनका पिच 1 mm है, कर्तन औजार का फीड रेट कितना होना चाहिए? तो इसका जो फीड रेट होना चाहिए वह 2 mm पर रिवोल्यूशन होना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग सरफेस इज चेक बाय। दो मेटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस को जांचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो 65 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि दो मिलने वाले मेटिंग गियर के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का भी प्रयोग करते हैं। व्हेन ड्रिल कास्ट आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट शुड बी यूज्ड। कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए हम लोग कौन सा ऑयल यूज करते हैं कूलेंट के रूप में? तो यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन की अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा रहता है कंप्रेस्ड एयर रहता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर। बाकी और भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए संपीड़ित वायु उपयोग किया जाता है। बाकी अगर आप लोग कास्ट आयरन यानी कठोर ढलवा लोहे के कर रहे हैं, अगर वो मटेरियल जो कर रहे हैं आप ड्रिलिंग उसमें अगर कठोर ढलवा लोहा है तो उसके लिए जो कूलेंट यूज करेंगे वह घुलनशील तेल होता है। अगर आपका मृदु इस्पात है तो घुलनशील तेल, इसका एल्युमिनियम है तो लाई तेल या मिट्टी का तेल, पीतल है तो लाई तेल या मिट्टी का तेल, तांबा है तो घुलनशील तेल। तो इसे आपको याद रखना है। बाकी कास्ट आयरन की बात कर रहा था, तो कास्ट आयरन आपको पता हो गया होगा, यानी कि ढलवा लोहा के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं किसका? कंप्रेस्ड एयर का। 67 नंबर क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन आर। ड्रिलिंग प्रचलन में सामान्यतः फीड के लिए उपयोग इकाई क्या है? ये होता है mm पर रिवोल्यूशन। द पॉइंट एंगल ऑफ ए ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील एंड ब्रास इज। माइल्ड स्टील तथा ब्रास की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो इसका जो एंगल रखा जाता है वह होता है 118 डिग्री ड्रिलिंग के लिए स्टील और ब्रास की। माइल्ड स्टील और ब्रास की ड्रिलिंग के लिए पॉइंट एंगल 118 डिग्री। ट्विस्ट ड्रिल इज ए। तो देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वह कैसा होता है? तो आपको पता होगा जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वह इंड कटिंग टूल होता है। इसका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंड कटिंग टूल। 70 नंबर क्वेश्चन है, कटिंग एज ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर नोन एज। ट्विस्ट ड्रिल के कर्तन किनारे जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं लिप्स।
71 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑपरेशन ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग ए स्मॉल डायमीटर होल इज कॉल्ड। एक प्रचालन जिसमें कम व्यास के छिद्र की साइजिंग तथा फिनिशिंग होती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है हमारा लैपिंग। कम व्यास के छिद्र की साइजिंग तथा फिनिशिंग लैपिंग कहलाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, द वाल्व कैलिपर क्या है? तो वाल्व के टेपिट का क्लियरेंस कैसे मापा जाता है? तो इसका जो मापते हैं हम लोग, यह नापते हैं हम लोग फिलर गेज से। तो वाल्व के टेपिट का क्लियरेंस हम जो मापते हैं फिलर गेज से मापते हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो फिलर गेज होता है इसका प्रयोग हम लोग दो मिलने वाले सतहों के बीच के गैप को मापने के लिए करते हैं। आईसी इंजन सिलेंडर बोर आर फिनिश्ड इन बेस्ट वे बाय। आईसी इंजन सिलेंडर के बोर के परिष्करण का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका जो तरीका होता है, उत्तम तरीका, वह होनिंग होता है। तो होनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जॉइंट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डिसएंगेजिंग द पाइप्स बाय सिंपली अनस्क्रूइंग ए कपलर नट इज नोन एज। पाइपों को अलग करने की वह सुविधा जिससे जोड़ने वाले नट को खोलने से प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है यूनियन ज्वाइंट। यूनियन ज्वाइंट यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, ए माइल्ड स्टील प्लेट इज टू बी ड्रिल्ड बाय 24 mm डायमीटर हैव रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट, फाइंड द आरपीएम। माइल्ड स्टील की एक प्लेट 24 mm व्यास के ड्रिल द्वारा ड्रिल की जानी है। ड्रिल की अनुशंसित गति 30 मीटर पर मिनट हो तो आरपीएम क्या होगा? तो उसकी गति आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग गति प्राप्त करते हैं वह रहता है आपका 398 आएगा। कैसे आएगा आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो कटिंग स्पीड है 30 मीटर पर मिनट है, व्यास 24 mm दिया गया है। कटिंग अभी आपको बताए हैं, कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में गुणे 100/पाई इंटू ड्रिल व्यास mm में। तो वही आपको जो फार्मूला बताए थे कटिंग स्पीड वाला, कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी एन अपन 1000 जो था वही फार्मूला यहाँ पर फिर से लगेगा। तो यहाँ पर आपका 398 चक्कर पर मिनट करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। ऑप्शन है लोफ, लोज, लोथ, लोब। यानी कि दिए गए चारों विकल्पों में से जो विकल्प बी है लोड की वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि ये लोड जो होता है ये वह होता है LOAD होता है लोड, तो इसमें जी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा रॉन्ग वर्ड है वह हमारा लोड है। यहाँ पर जो है इसमें जी नहीं रहेगा, तो यही एक्स्ट्रा दे दिया है, तो यही हमारा गलत है। तो गलत ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि आपको पता है जो लोफ होता है, लोफ मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, और इसका वो लोथ मतलब होता है आपका अनिच्छुक, और इसका वो लोब मतलब होता है आपका भाग यानी कि चैम्बर। तो यही लोड जो दिया गया है, तो लोड रहता तो सही हो जाता, बट यहाँ पर जी एक्स्ट्रा दे दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। जो रॉन्ग वर्ड है वही आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो रॉन्ग वर्ड है ये हमारा क्या है, रिवाइन रॉन्ग है, क्योंकि रिवाइन कोई हमारा वर्ड नहीं है। रिवाइन मतलब होता है आपका गड्ढा या दर्रा, ठीक। यहाँ पर रेवल का जो होता है RAVEL होता है, रेवल जो दिया गया है ये इसका मतलब होता है किसी समस्या को अधिक जटिल बनाना, और रिवील जो होता है इसका मतलब खुलासा करना या प्रकट करना होता है, और रिवाइज जो होता है यह विनाश करना या बर्बाद करना होता है। द प्रेसिडेंट द प्राइज टू द अवार्ड विनिंग टीचर, यानी कि ऑप्शन है गिव इन, गिव अवे, गिव आउट, गिव वे। तो द प्रेसिडेंट गिव अवे द प्राइज टू द अवार्ड विनिंग टीचर, यानी कि
दिए गए रिक्त स्थान पर विकल्प जो बी दिया है गिव अवे का प्रयोग किया जाएगा, जिसका अर्थ है टू गिव समथिंग एज ए गिफ्ट, यानी कि किसी को कुछ उपहार के रूप में देना होता है। अन्य विकल्पों के अर्थ अगर देखा जाए तो जो गिव इन होता है यह हार या पराजय को स्वीकार करना होता है, और जो गिव आउट होता है यह पूरी तरह समाप्त हो जाना या खत्म हो जाने का अर्थ देता है। 79 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, यू मस्ट डट 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 योर एक्सपेंडिचर ऑन होटल्स। ऑप्शन है कट आउट, कट अप, कट अप, कट डाउन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, कट डाउन। तो यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर ऑन होटल्स, तो इसमें आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कट आउट मतलब जो होता है इसका मतलब हो कार्य करना बंद कर देना। कट ऑफ मतलब होता है आपका अवरुद्ध करना या हटाना। कट अप मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। अस्सी नंबर का क्वेश्चन है, द फैक्ट्री डट 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 20,000 मीटर ऑफ क्लॉथ एवरी डे, टर्न्स ऑफ, टर्न्स इन, टर्न्स आउट, टर्न्स अवे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्न्स आउट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टर्न्स आउट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, जिसका अर्थ होगा यहाँ पर उत्पादित करना या विकसित करना। अगर टर्न ऑफ की बात करें तो इसका अर्थ होगा छोड़ना या बदलना। टर्न इन का मतलब होगा मुड़ना या झुकना केंद्र की तरफ। टर्न ऑफ जो होता है ये आपका किसी रास्ते या सड़क की तरफ छोड़ना या बदलना होता है। टर्न अवे होता है रोकना या मना करना। अब देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो एक 140 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा 7। कैसे होगा आइए हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने की प्रक्रिया में गाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर यात्रा करनी पड़ती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको 5/18 से जब गुणा करेंगे तो हमारे मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। फिर इसको अभिष्ट समय जो आएगा 140/20, समय इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 140/20, तो 7 सेकंड आ जाएगा। तो दूरी बटा चाल करेंगे जब हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेकंड। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं 82 नंबर का, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। दो व्यक्ति ए और बी से एक साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगे। तो देखिए ये जो पार करेंगे ये पार करेंगे 4 घंटे में। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 4 घंटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जो सापेक्ष चाल होगी तो वह कितना हो जाएगा। सापेक्षिक चाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो 50 और 40 यहाँ पर हो जाएगा। तो 40 और 50 इक्वल टू ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा हमारा सापेक्षिक चाल। और इसके बाद अगर समय देखा जाए तो समय कितना आ जाएगा हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है 270 दिया ही गया है। हमारा चाल 90 आया था, 40 + 50 = 90 आया था। अब इसे काटेंगे तो 9 3 27, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 3 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 घंटे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रीना की आय आरएस यानी कि 25,000 रुपये प्रति माह है। यदि रीना की आय की तुलना में रेखा की आय 10% कम है तो रेखा की आय क्या होगी। तो देखिए इसमें जो रेखा की आय होगी वह कितना आएगा, 22,500 आएगा। तो कैसे आएगा आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो रीना की आय है वह 25,000 है। रेखा की आय रीना की आय से 10% कम है, तो यानी कि जो रेखा की आय है 25,000 × 90/100 आ जाएगा। तो यही आपका 22,500 रुपये आ जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लिखी वस्तु की कीमत 850 रुपये है, इसे 30% और 10% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 800 जो 50 है
30% कम पे बेचा जा रहा है, तो जब 30% कम पे बेचेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70/100। फिर इसके बाद कह रहा है 10% की और कमी यानी कि 90/100, यही आएगा। इससे अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 535 रुपये आएगा, 535.5 रुपये आएगा, जबकि ऐसा ऑप्शन में कहीं आपको दिख नहीं रहा है। तो आप लोग किसे टिक करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है 535.5। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि 20 छात्रों का औसत वजन 52 किग्रा है। इन छात्रों में से 16 का औसत वजन 53 किग्रा है। शेष 4 छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो ये जो औसत वजन आएगा वो आएगा 48 किग्रा। यहाँ पर जो 20 छात्रों का कुल वजन होगा, एक का जो 52 दिया था, तो 52 दिया था तो 20 छात्रों का कुल वजन 20 × 52 हो जाएगा, 1040 किग्रा हो गया। 16 छात्रों का कुल वजन है तो 16 × 53 एक दिया था औसत वजन, तो 16 × 53 यानी कि 848 हो गया। फिर शेष 4 छात्रों का वजन क्या हो जाएगा कि 1040 में से 848 घटाएंगे तो 192 किग्रा आ जाएगा। अब फिर 192 में जब 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा औसत वजन आ जाएगा। तो ये हमारा 48 किग्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लॉजिकल एबिलिटी आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि जो महत्व टांगों के लिए जुराबों का होता है, हाथों के लिए वही महत्व कैसा होगा। तो ये जो होगा वह होता है दस्ताना, यानी कि लेग्स के लिए हम लोग सॉक्स यानी कि जुराबों, सॉक्स मतलब होता है जुराब। तो देखिए यहाँ पर सॉक्स दिया गया है, लेग के लिए सॉक्स है तो हैंड्स के लिए ग्लोव्स हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करें। सर्वश्रेष्ठ अगर जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है उसका विलोम क्या हो जाए सबसे खराब। बनाना का बिगड़ाना यानी कि नष्ट करना यानी कि 87 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रॉय। 88 नंबर क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अंक का चुनाव करें। तो यहाँ पर है 4/65 समानुपातिक 6। तो देखिए यहाँ पर जो 4 का है तो 4 का क्यूब +1 करेंगे तो ये हमारा 65 आ जा रहा है। 4 चौका 16 चौका 64 और 1 65। इसी प्रकार से 6 का क्यूब +1 हम लोग करेंगे तो 6 चौक 36 छक्का 216 और एक और हो जाएगा तो 217 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन से विकल्प अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अमरूद, गुलाब, बनाना, एप्पल। तो जो 3 से भिन्न है वही आपको बताना है, तो वह आपको हो जाएगा गुलाब, क्योंकि बाकी अमरूद, केला, सेब ये सब खाने वाले फल हैं, जबकि हमारा एक फूल है यानी कि पुष्प है। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न है। अपनी कक्षा में राजन का स्थान शीर्ष से 6ठा है और नीचे से 29वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में कुल 34 छात्र होंगे। कैसे होंगे आइए देख लेते हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या जो दिया गया है क्या होता है, छात्रों का शीर्ष से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो शीर्ष से स्थान प्लस नीचे से स्थान फिर -1 कर देंगे तो यही हो जाता है हमारा कुल छात्रों की संख्या। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या शीर्ष से 6 था, नीचे से 29 था, फिर एक घटा देंगे तो ये 34 आ जाएगी। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है अब यहाँ पर कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से एक दूसरे के साथ कहाँ पर मिलते हैं। तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर यानी कि हिल्स पर मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है और इसकी ऊंचाई जो है यह 2637 मीटर है और इसकी जो ऊंची चोटी होती है डोडा बेट्टा वही होता है 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी होती है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। खसरे के टीके का खोज किसने किया था। तो देखिए खसरे के टीके की खोज जो की गई थी यह किए थे जॉन एंडरसन ने किया था। जॉन एफ एंडर्स ने किया था खसरे के टीके की खोज, जॉन एफ एंडर्स। यहाँ पर 92 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो खसरा होता है यह आपका संक्रामक रोग होता है।
और यह पैरामाइक्सो वायरस परिवार के मोरबिली वायरस से होता है। तो जो खसरा होता है यह मोरबिली वायरस के द्वारा होता है और इसे हम लोग रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। खसरे के सबसे पहले प्रमाण 165 से 180 पूर्व ईसा पूर्व प्लेग ऑफ गालेन के रूप में मिला था। 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं और इसका आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। तो एंड्रे मैरी एम्पियर ने गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया था। और आपको बता दें कि जो हाइड्रोमीटर होता है इसके द्वारा द्रवों का घनत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा, और हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, एनेमोमीटर द्वारा वायु की गति मापते हैं। एंटेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो देखिए एंटेमोलॉजी का मतलब होता है आपका कीड़ों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। अगर इन सब अध्ययन के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आपका जीके जीएस कराया जाता है। तो लिंक आपको ऑब्जेक्टिव जीके चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराएंगे, यूपीएमआरसी या एलएमआरसी जो होता है इन सब का क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ाया जाता है थ्योरी के रूप में। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलता है। किस खेल में शब्द नॉकआउट का इस्तेमाल किया जाता है? तो नॉकआउट का जो इस्तेमाल किया जाता है वह करते हैं हम लोग बॉक्सिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बॉक्सिंग। 96 नंबर क्वेश्चन है कि तेजस्विनी बाई किस खेल से संबंधित है? तो जो तेजस्विनी बाई हैं यह कबड्डी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय किस भारतीय शहर में आएगा? तो ये जो आएगा यह गुड़गांव में आएगा। 8 अप्रैल 2015 ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ऊपर वाला भी और ये भी। तो 8 अप्रैल 2015 को छोटे उद्यमी को 10 लाख तक की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? यह किया गया था मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा बैंक। इसके बाद है 99 नंबर का क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की 2016 लेडी विगराम ट्रॉफी मोटर रेस किसने जीती है? ये सब पुराना करंट अफेयर है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, जोहान डारूवाला। इसके बाद है 2015 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कौन से राज्य को सबसे अच्छा ई पंचायत राज्य में सम्मिलित किया गया था? तो ये था हमारा असम। ये सब पुराना करंट अफेयर है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप इसे ज़रूर याद कर लें, देख लें किस तरह से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो होता है ख़त्म। तो यहाँ पर हमने फिटर मेंटेनर ट्रेड के जो LMRC यानी कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इनका पेपर हमने देख लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर जीके जीएस पढ़ाया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।